हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये क्लास 12th का 4th यूनिट है और अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो यहाँ पर एक तरह से आप कहें तो उसकी एक स्टार्टिंग है। मीन्स फर्स्ट टाइम आप लर्न करते हैं केमिकल काइनेटिक्स इन क्लास 12th। इससे पहले आपने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो बेसिक से हम लेकर चलेंगे बिल्कुल फंडामेंटल से कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स क्या इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ें पढ़ते हैं, रेट एंड मैकेनिज्म। रेट से जो मतलब है इट मीन्स यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली द स्पीड एंड मैकेनिज्म मीन्स हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होती कैसे है। दो कंसेप्ट आपको उसमें पढ़ने हैं। रिएक्शन कितनी तेज है, कितनी स्लो है, कितना फास्ट है, कितना स्लो है, उसकी स्पीड क्या है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड क्या है। और दूसरी चीज़ आपका हाउ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होती कैसे है। अब सपोज आप करें बात स्पीड की, तो यहाँ पर आप फिजिक्स का, बिकॉज ये केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर फिजिक्स का स्पीड वाला कंसेप्ट आप रिएक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं। मीन सपोज आप कहें कि देयर इज अ रिएक्शन कि CH4 + Cl2 gives CH3Cl + HCl। तो यहाँ पर स्पीड से मतलब आपका ये है कि कितने टाइम में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। लेफ्ट साइड में आप लिखते हैं रिएक्टेंट्स एंड राइट साइड से आप लिखते हैं प्रोडक्ट्स। तो जब आप बात करते हैं स्पीड की फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर चला, 2 आवर्स में पहुँचा, तो स्पीड 100/2 मीन्स कितना आ गया 50 km/h। आप ऐसे कह देते हैं इसको, स्पीड को। अब यहाँ पर स्पीड के अंदर रिएक्शन में, रिएक्शन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में यूनिट टाइम में, और कितना प्रोडक्ट बनाए वो आपकी कहलाएगी स्पीड। यानी पर सेकेंड कितना प्रोडक्ट बनता है वो स्पीड है, या पर सेकेंड कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है वो उसकी स्पीड है। अब स्पीड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी तरफ होता है हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब इसकी मैकेनिज्म होती कैसे है रिएक्शन। जैसे इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने क्लास 11 में पढ़ा है। यहाँ तो आपने देख लिया कि CH4 + Cl2 gives CH3Cl + HCl। आपने लेफ्ट साइड रिएक्टेंट लिखा, राइट साइड प्रोडक्ट लिखा। आप अपने सिटी में थे, आप दूसरी जगह पहुँचे, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पहुँचेंगे आप। ऐसा नहीं कि यहाँ डिसअपीयर, यहाँ अपीयर हो गए। आप अपने सिटी से चले और दिल्ली में अपीयर हो गए, आपका सिटी यहाँ पर और दिल्ली यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने सिटी में डिसअपीयर हुए थे और डायरेक्ट यहाँ पर अपीयर हो गए। बीच में आपने कुछ प्रोसेस लिया, किस तरह से आप चले, कैसे कैसे आप पहुँचे, टोटल जो पार्ट आप कवर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के जैसे आप कहें कि CH4 + Cl2, जब तक ये क्लोरीन बॉन्ड नहीं टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, पहली चीज होगी ब्रेकिंग ऑफ दीज बॉन्ड्स। उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन कार्बन से रिएक्शन करेगा, तो देन क्या बनेगा CH3Cl + HCl। अब ये रिएक्शन में बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, कैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, कैसे इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा दैट प्रोसेस कॉल्ड मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसमें आपने 3 स्टेप पढ़े होंगे। अभी डिटेल हमें लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म पार्ट इसका भी कवर करेंगे हम थोड़ा सा लास्ट में, और ये मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी। इसमें 3 स्टेप होते हैं आपके। ये टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप में होता है, और ये तीनों स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे, तब आपको इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म पता लगेगी कैसे रिएक्शन होती है। जैसे आप इनिशिएशन कहें तो फर्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन होती है एक्चुअली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H2 मीन्स सनलाइट, फोटोन। फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन में क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता है एंड यू गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट प्रोपेगेशन में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है आपका CH4 के साथ, CH4, और यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालता है और बनता है HCl + CH3 और 1 इलेक्ट्रॉन।
इट विल बी CH3 फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में ये CH3 फ्री रेडिकल अब रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और यहाँ से निकालता है CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो CH3Cl बन गया। अब ये एक Cl फ्री रेडिकल है, ये फर्दर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन चलते जाता है। लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप में आकर रिएक्शन रुकती है। तो अभी हम बेसिकली मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, मैकेनिज्म करने में ये बहुत एक लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। तो हमने एक इनिशियल आइडिया आपको दे दिया कि ये एक स्टेप का रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन जो आप ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअली इट टेक्स प्लेस इन सो मैनी स्टेप्स। तो अगर आप इसके सारे स्टेप्स लिखेंगे तो दैट पार्ट विल बी कॉल्ड मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हेल्प करता है मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में, रिएक्शंस की मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट करने में। आप ये बता पाएँ कि रिएक्शन कैसे होगी, उसको बताने में हेल्प करता है केमिकल काइनेटिक्स। अब ये केमिकल काइनेटिक्स में आप दो चीज़ पढ़ेंगे, रेट एंड मैकेनिज्म। ये जो वर्ड काइनेटिक्स है ये आपका स्पीड को बता रहा है मेनली, और ये ग्रीक वर्ड है आपका काइनेसिस। इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड दिस काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। तो यानी कि आप जो उसमें पढ़ रहे हैं वो मूवमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि रिएक्शन का मूवमेंट कैसे होता है वो पढ़ रहे हैं आप। अब जब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की और केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग तीन चीज़ पढ़ते हैं। अब वो क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा आप अंदर आगे उसको नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ें आपकी सभी बुक्स में नहीं लिखी होती हैं। NCERT अगर ध्यान से पढ़ें और समझें तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला एस्पेक्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको जानना होता है वो होता है आपका फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब हमने कह दिया कि क्लोरोफॉर्म आपका CH4 प्लस Cl2 ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, whether CH3Cl plus HCl will be formed or not, ये बनेगा या नहीं बनेगा, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी। रिएक्शन होगी तो फिजिबल है, नहीं होगी मीन्स फिजिबल नहीं है। अब फिजिबिलिटी को रिएक्शन की जब आप बात करते हैं तो इसका जो स्कोप है ये कहाँ पढ़ते हैं, ये आप 11th में पढ़ते हैं, इट्स द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चीज़ आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई जाती है कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसको प्रेडिक्ट करना, दैट इज ऑन द बेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा चीज़ को ध्यान करें आप क्लास 11th में कि इफ़ डेल्टा G इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप हो जाएगी और यू कैन से फिजिबल है। इफ डेल्टा G फॉर अ रिएक्शन इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी और यू कैन से इट इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तीसरा केस होता है कि इफ डेल्टा G इज 0 देन आप कहते हैं क्या, क्लास 11 पढ़ते हैं कि द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स इस कंडीशन में रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, तब आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स, जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ आप आती है रिएक्शन की। रिएक्शन तो हो रही है, अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, 100% बनेगा, 90% बनेगा, 80% बनेगा, 60% बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं आप। तो उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किस हद तक रिएक्शन होगी, कितना परसेंटेज आपका रिएक्शन होगा। तो उसको पढ़ने के लिए आप पढ़ते हैं दिस इज द स्कोप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी के लिए आपको क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, QC एंड KC आपको पढ़ाया जाता है, QC एंड KC। इनके रिलेशंस के बेस पर आपके न्यूमेरिकल भी हैं कि अगर QC ज़्यादा है तब, KC ज़्यादा है तब, अगर दोनों इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम है, KC ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, QC ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी, और अगर दोनों इक्वल हैं तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको बताती है कि रिएक्शन कितना % कंप्लीट होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। और सबसे मेन चीज़ जो थर्ड पार्ट है
दैट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब आपने ये पढ़ लिया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया, कितनी होगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब बन तो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, ये डिपेंड करेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स पर। दिस इज द स्कोप ऑफ काइनेटिक्स। अब देखिए, नेचर में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और इतना स्लो होती हैं कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिएक्शंस को होने में। उन रिएक्शंस को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आप लोग अगर बात करें कि कोल माइंस में डायमंड बनता है, ये आप लोग पढ़ते हैं जूनियर क्लासेस में कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर द प्लांट्स एंड ट्रीज दे वर बरीड अंडर द अर्थ के नीचे प्लांट्स और ट्री, पेड़ आपके दब गए। दबने के बाद ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर, अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और ऊपर से प्रेशर लगता है, देन कोल गेट्स कन्वर्ट इनटू डायमंड। लेकिन कन्वर्ट होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। अब डायमंड तो आपका बन गया। अब यही डायमंड स्लोली, कार्बन को हमने, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, आप क्लास में पढ़ते हैं 10th में, कार्बन का डायमंड फॉर्म, इट स्लोली गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट। आपके पास डायमंड है और ये रखे रखे अपने आप धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफाइट में। लेकिन इस रिएक्शन में स्पीड इतना स्लो है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, हज़ारों साल बाद जा कर के डायमंड कन्वर्ट होगा ग्रेफाइट में। होता है 100% होगा, हर एक डायमंड कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफाइट में, लेकिन इतने साल लगेंगे कि प्रैक्टिकली इस रिएक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। आपके पास आप डायमंड है, 100 साल बाद ही रहेगा, 200 साल बाद ही रहेगा, 500 साल बाद ही रहेगा, बट लेटर ऑन एट सर्टेन स्टेज किसी ना किसी स्टेज में जा करके ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन तो होती है, बट इतना स्लो है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पर स्पीड मैटर करता है। अगर यहीं पर इस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती तो हमारे लिए डायमंड यूज़फुल नहीं रह जाता, डायमंड ख़त्म हो जाएगा, ग्रेफाइट में बन जाता है। तो यहाँ स्पीड पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्पीड पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ द स्कोप ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स जब स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड के बेस पर आपकी केमिकल रिएक्शंस को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर आप कहते हैं रिएक्शंस 3 तरह की हैं। फर्स्ट आप कहते हैं एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस। एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, और इनको बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। अब ये इतनी फास्ट होती रिएक्शंस कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, यानी आपको टाइम गैप नहीं मिलता। जैसे कि आप कहें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एग्जांपल हमने लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये रिएक्शंस इतनी फास्ट है, दीज रिएक्शंस आर सो फास्ट that they get completed within a fraction of second. They are so fast that the time gap cannot be noted. अब जैसे सपोज आपने कहा कि HCl प्लस NaOH, HCl आपका एसिड है, NaOH इज बेस, और आपने मिक्स किया एंड यू गेट NaCl प्लस H2। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में HCl है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में NaOH है। HCl अगर आपके हाथ पे गिर जाएगा बर्न करेगा, NaOH गिर जाएगा तो भी बर्न करेगा। अब आपने क्या किया, इसको जैसे ही डालेंगे NaOH को HCl मिक्स करेंगे, इमीडिएटली आप देखेंगे पूरा का पूरा कंटेंट टेस्ट ट्यूब से निकल के आपके हाथ पे गिर जाएगा, बट इट विल नॉट बर्न। हाथ नहीं जलेगा आपका। क्यों नहीं जलेगा? बिकॉज इट हैज़ कन्वर्टेड टू NaCl एंड वाटर। यानी कि जब तक आप डालकर हाथ हटा भी नहीं पाएंगे इतनी देर में तो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसी रिएक्शंस में टाइम गैप 0 हो जाता है। जब टाइम 0 हो गया तो स्पीड इनफाइनाइट हो गई। ऐसी रिएक्शंस को हम काइनेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। इनको हम लोग एटलीस्ट क्लास 12th में नहीं पढ़ते हैं। लेटर ऑन हायर स्टडीज़ में तो चीज़ आ जाती है, बट यहाँ आपको नहीं पढ़ना होता है। अब सेकेंड कैटेगरी होती है आपकी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। अब दीज रिएक्शंस आर सो स्लो दैट दे मे टेक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर देयर कंप्लीशन। इसमें हज़ारों साल लग सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इतनी स्लो रिएक्शंस हो जाती है कि आपका टाइम गैप इनफाइनाइट हो जाता है। जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो रेट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। इसके अंदर बहुत से रिएक्शंस हैं, जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन।
आयरन का पीस आप ओपन में डाल दीजिए और रस्टिंग में बहुत साल लग जाते हैं, कई साल में जाकर के कंप्लीट रस्टिंग होती है। या आप कहें कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एब्सेंस ऑफ मिनरल एसिड और एंजाइम। ये रिएक्शन आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है। केन शुगर इज C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। केन शुगर मीन्स जो चीनी आपको गन्ने से मिलती है, जो चीनी हम लोग नॉर्मली खाते हैं शुगर, दैट इज केन शुगर। इफ इट इज मिक्स विद वाटर then it is converted to C6H12O6 and C6H12O6. It gives glucose and fructose. अब ये रिएक्शन अगर आप नॉर्मल पानी में चीनी मिलाकर रख दें तो चीनी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होती है बट इट मे टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इतने ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आपका पता लगा कि आपने सपोज 5 ग्राम शुगर डाला तो हार्डली 1 और 2 मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और उसमें भी बहुत टाइम लग गया। तो ऐसी रिएक्शंस को भी स्टडी हम लोग काइनेटिक्स में नहीं करते हैं, इनको भी स्टडी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेट इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। थर्ड कैटेगरी जो हम पढ़ते हैं, ये हमारा स्कोप है कि रिएक्शंस विद moderate speed means neither too high nor too low, ना तो स्पीड बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, दोनों के बीच में है। यानी इतना टाइम गैप है कि आप उसकी रेट को मेज़र कर सकते हैं, स्पीड को आप निकाल सकते हैं। जैसे यही रिएक्शन आप कहें, सेम रिएक्शन एग्जांपल आप कहें इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसी रिएक्शन में C12H22O11 आपने वाटर में मिक्स किया और यहाँ पर आपने इसमें डाल दिया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मीन्स मे बी HCl और मे बी H2SO4, देन इट इज कन्वर्टेड टू C6H12O6, C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यही रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा है। इन प्लेस ऑफ H पॉजिटिव आप लिखते हैं यहाँ पर एंजाइम इन्वर्टेज। ये इथाइल अल्कोहल के प्रिपरेशन में आती है कि शुगर से पहले ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाते हैं और सेकंड स्टेप में एंजाइम होता है जाइमेज। ये फर्स्ट स्टेप में इन्वर्टेज, सेकंड स्टेप में होता है जाइमेज। तो वो रिएक्शन आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्शन पहले वाला सेम है, सेम रिएक्टेंट है सुक्रोज, प्रोडक्ट भी सेम है, बट फ़र्क क्या पड़ा है आपका कि यहाँ पर जो आपने ये एसिड डाला ये रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता है और थोड़ा सा बढ़ा करके इतनी हो जाती है कि आप इसको स्टडी कर पाते हैं। तो ओनली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी स्टडी इन केमिकल काइनेटिक्स। या आपने क्लास 10th में पढ़ा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसे आप कहते हैं कि CH3COOC2H5। ये एस्टर है, इथाइल एसीटेट, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। You mix it with water in presence of H2SO4, एसिड की प्रेजेंस में it is converted to CH3COOH plus C2H5OH. This is ethanoic acid and this is ethanol. या आप क्लास 10 में पढ़ते थे इथाइल एसीटेट एस्टर है, एस्टर्स है फ्रूटी स्मेल वाला एस्टर एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, आप 10th में पढ़ते हैं इसको। द सेम रिएक्शन इज गिवन इन क्लास 10th कि एसिड एंड अल्कोहल आर मिक्स्ड टू गिव एस्टर विद फ्रूटी स्मेल। ये रिएक्शन भी मॉडरेट स्पीड का है, ना बहुत स्पीड ज़्यादा है ना बहुत कम है, नाइदर टू हाई नॉर टू लो, एंड यू कैन स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी स्टडी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस विच है मॉडरेट स्पीड, जिनकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, उन्हीं को हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो अब बात करते हैं हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं रेट की, बट एक्चुअली मीनिंग क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट जो वर्ड आप यूज़ करते हैं, रेट का मतलब होता है चेंज पर यूनिट टाइम।
रेट ऑलवेज मीन्स चेंज पर यूनिट टाइम। जैसे अगर आप स्पीड की बात करें, स्पीड इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेट। तो स्पीड में आप कहते हैं कि आपकी कार आप चली आपके घर से, आप 10 किलोमीटर दूर तक गए, तो चेंज क्या आया, द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, कितने देर में गए अपॉन टाइम एंड विल गिव द स्पीड। इससे आपका स्पीड निकल आएगा, इससे आपका स्पीड निकल आएगा। यही रेट आप बात करते हैं जब केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर कमिंग इनटू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जब आप ले रहे हैं, सपोज अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब, तो दिस टेस्ट ट्यूब इज नॉट गोइंग टू ट्रेवल एनीवेयर, ये यहाँ से उठकर तो नहीं जाएगी। अभी जैसे हमने कहा कि आपने HCl लिया और NaOH लिया, एक रिएक्शन अभी हम बता रहे थे आपको कि आप दोनों को मिक्स कर दें, यहाँ से NaOH लेकर आपने इसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, सेम जगह है, कहीं दूसरी जगह नहीं गया तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट विल बी करेंट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम और डिक्रीज in concentration of reactant upon time। देखिए केमिकल रिएक्शन जब होगा तो केमिकल रिएक्शन होने में रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो चेंज क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यही चेंज होगा और टाइम चेंज होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा बढ़ेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा कम होगा। अब आप सपोज कहें कि एक रिएक्शन में इसके डेल्टा X मोल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में और टाइम लगा डेल्टा T। ये सपोज डेल्टा X मोल्स ऑफ रिएक्टेंट are converted to product in time delta T, then rate of reaction। अब रिएक्टेंट के डेल्टा X मोल खत्म हो गए, प्रोडक्ट के लिए उतने ही बन गए, यहाँ से डेल्टा X खत्म हुआ तो प्रोडक्ट बना। तो अगर आप कहें रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। अब अगर आप बात करेंगे इसको रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट खत्म होते जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, दिस नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स होगा नेगेटिव और पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार कम होता जाएगा। तो डेल्टा X अपॉन डेल्टा T दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। इस चीज़ को आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये ग्राफ आपने क्लास 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आपने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। हमने कहा कि रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। तो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इधर आपने कंसंट्रेशन लिया और इधर आपने टाइम लिया। आई एम प्लॉटिंग टू ग्राफ्स। एनसीईआरटी 2 ग्राफ बनाकर चलता है, 2 ही हम बता रहे हैं आपको, आप एक से भी काम चला सकते हैं इसमें।
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सपोज़ आपके पास ये मोल्स थे रिएक्टेंट के, आपका टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू होगा किसमें, प्रोडक्ट में, और ये अमाउंट इसका कम होते जाएगा, कम होते होते ऐसे जैसे अमाउंट कम होगा वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी, और ये धीरे धीरे स्लो होते जाएगा, स्लो होते जाएगा, एंड इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू मीट द ज़ीरो आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अब ये जैसे रिएक्टेंट कम होता है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपका रिएक्टेंट्स के टर्म्स में था। अब प्रोडक्ट्स के लिए आप बात करें तो प्रोडक्ट्स जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट नहीं था, रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट कितना होगा, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ते जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये भी स्लो होते जाएगा। अब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कि सपोज ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, ये आपका इनिशियल टाइम है, ये आपका फाइनल टाइम है, ये सपोज आपका है T1, दिस इज T2, दिस इज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन R1 एंड R2। R1 नीचे लेंगे आपका फर्स्ट वाल, R1 एंड R2। तो दिस चेंज डेल्टा X एंड डेल्टा T, इसको आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, डेल्टा R। टाइम में चेंज कितना हुआ, डेल्टा T। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और ये नेगेटिव लेंगे क्योंकि रिएक्टेंट ये कम होते जा रहा है, तो दैट इज फॉर रिएक्टेंट्स। दैट इज फॉर रिएक्टेंट्स। इसी को अगर आप लें प्रोडक्ट के लिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन था, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन, टोटल चेंज हुआ, दिस चेंज इज डेल्टा X, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इट इज डेल्टा T। सेम वे इट विल बी डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, बट इट विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती है। तो दैट इज फॉर प्रोडक्ट्स। इट मीन्स रिएक्टेंट्स के लिए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ऊपर यहाँ क्या लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे लेते हैं क्या, टाइम। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपका न्यूमरेटर में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं मोल पर लीटर, और मेरी दिस इज मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, एनीथिंग यू कैन टेक। और नीचे आप क्या लेंगे, टाइम। तो टाइम नॉर्मली वी टेक सेकेंड, तो आप क्या कहेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में कितने मोल्स पर लीटर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, दैट विल बी कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम ग्राफ को आप दोनों को मिक्स करके एक में ही मर्ज कर सकते हैं कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कम होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ गिवन इन इक्विलिब्रियम। इन दोनों को मर्ज करके एक ही ग्राफ बन जाता है। यही आपका क्लास 11th इक्विलिब्रियम में दिया गया है। और यहाँ कंसंट्रेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा, एंड इफ़ अ स्टेज इज़ रीच्ड, अब इसी के अंदर हम बना देते हैं आपको, हालांकि यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ स्टेज इज़ रीच्ड, इफ़ कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, देन दिस इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी चीज़ को इक्विलिब्रियम को यहाँ पर लिया आपने, देखिए कंसंट्रेशन, और यहाँ लिया था आपने टाइम। इक्विलिब्रियम में इसी ग्राफ को एक दूसरे तरीके से बताया गया इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, यहाँ ज़रूरत नहीं है, 11th क्लास में पढ़ाए गए हैं। लेकिन केमिस्ट्री पेपर जब भी बनता है तो आपको पुराने कंसेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। वट एवर यू हैव रेड एनीवेयर इन एनी बुक, मे बी 11th मे बी 12th, बेसिक्स आपका यूज़ किया जा सकता है। देखिए एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के दिमाग पे कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी। बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सब्जेक्ट का 11th क्लास से भी लिया जा सकता है।
अगर किसी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि 11th क्लास से क्यों लिया गया। तो ध्यान रखें, इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से ग्राफ आपने प्लॉट किया है क्लास 11th में। यहाँ पर दे टेक रेट ऑफ रिएक्शन एंड हियर दे से टाइम, कि जैसे जैसे आप फॉरवर्डेशन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, कि सपोज रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, थोड़े टाइम बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हुआ और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का इक्वल हो जाता है। मीन जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट, इन दैट कंडीशन यू सेड इज इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से सपोज आपने रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट आपका कम होना शुरू हुआ, कम होते होते इसकी स्पीड भी कम होगी और एक जगह आकर ये कांस्टेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट का अमाउंट इनिशियली 0 है, इसका रेट बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 इन बिटवीन स्टेज इज रीच्ड व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये जो कंडीशन है दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कब? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है तो हम कह देते हैं कि दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सभी ग्राफ्स इंटर रिलेटेड हैं एंड दीज ग्राफ्स दे आर बेसिकली रिलेटेड विद क्लास 11th। क्लास 11th से आपके कहीं ना कहीं टच में आते हैं। ये तो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट की। एक बात करेंगे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब यहाँ अगर बात करें आप, हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, इससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप देखें तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन हर जगह कांस्टेंट है? यहाँ ज़्यादा है, यहाँ आते आते कम हो गया, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। हर इंस्टेंट पर स्पीड डिफरेंट होती है। आप इसको ऐसे मान के चलें कि आप अपने सिटी से निकल करके दूसरे किसी सिटी में जाते हैं और आपने सपोज़ अभी हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया और 2 आवर्स लगा, तो इट मीन्स स्पीड क्या है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी बात करें तो ये हमने क्या स्पीड निकाला? एवरेज स्पीड है। ऐसा नहीं है कि आप जब घर से चले थे व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम होम एंड व्हेन यू रीच्ड एट एवरी पॉइंट द स्पीड ऑफ 50। जब आप कार स्टार्ट करते हैं स्पीड आपकी 0 थी, आपने इसको फर्स्ट गियर लिया, 10 किलोमीटर की स्पीड है, देन 20 है, फिर 30 एंड 40 है, देन यू गो टू 100 ऑल्सो। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलते जाते हैं। बीच में स्पीड ब्रेकर आया, आपने ब्रेक लिया, स्पीड 0 हो गया। कोई कार सामने आ गया, आपने ब्रेक लिया, स्पीड 0 हो गया। कहीं पर स्पीड ज़्यादा है, कहीं पर स्पीड कम है। हाईवे आ गया, आपने 100-120 कर दिया। इट मीन्स डिफरेंट प्लेसेस पर स्पीड डिफरेंट होती है। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या होती है? एक्चुअल स्पीड वो होती है जो आपके कार के मीटर में दिखाई देती है। मीटर होता है आपका कार में एक ऑडोमीटर, दैट मीटर रिफ्लेक्ट्स द एग्जैक्ट स्पीड एट दैट पॉइंट। यानी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी क्या स्पीड है वो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है। जो आप निकालते हैं वो एवरेज स्पीड है। सेम वे जब इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, आपने टोटल लिया तो एवरेज निकला। अब हम कहें कि एक पर्टिकुलर स्पीड टाइम पर यहाँ स्पीड कितनी है, यहाँ स्पीड कितनी है, यहाँ स्पीड कितनी है, तो दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए आपको उसको ग्राफ को डिवाइड करना पड़ता है छोटे छोटे फ्रैक्शंस में, एंड वी टेक वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, क्योंकि स्पीड हमेशा सेम नहीं हो सकती है। ये देखिए 2 केसेस हैं। एक ही केस जिसमें स्पीड लगातार कम होती जाती है, इसको आप फिजिक्स में कह सकते हैं द केस ऑफ रिटार्डेशन। एक जिसमें स्पीड लगातार आपकी बढ़ती चली जाती है, दैट यू कैन से द केस ऑफ एक्सेलरेशन। कंसेप्ट वही हैं, उनको पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। आपने कार को हाईवे पर है और फुल स्पीड देने के बाद 150 का स्पीड था सपोज, और आपने उसका इग्निशन बंद कर दिया। इग्निशन बंद करने के बाद आपने ब्रेक भी नहीं लगाया है, तो कार धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, स्लो होते 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 बिल्कुल बहुत दूर जा करके रुकेगी। तो उसमें क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। इनिशियली आपकी 150 थी, लास्ट में 0 होनी है, लेकिन बीच में स्पीड हर वक्त लगातार डिक्रीज़ हो रही है। सेम नहीं है। आपने टोटल टाइम
और टोटल चेंज कंसंट्रेशन निकाला, तो एवरेज है आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालेंगे, वो उसकी इंस्टेंट स्पीड है जो उसकी एक्चुअल स्पीड है। तो एक्चुअल स्पीड इज़ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसको निकालने के लिए आप ये कहते हैं कि स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स इस ग्राफ को छोटे छोटे फ्रैक्शन में आप कह सकते हैं कि जितने टाइम के लिए स्पीड आपका कांस्टेंट है। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो चेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटे छोटे फ्रैक्शंस में अगर आप निकालें इसको तो ये स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। तो आप इसको ऐसे करते हैं कि सपोज dx moles of reactants। अब ये ध्यान रखें, डी जो वर्ड आप लेकर चलते हैं दैट इज फॉर स्मॉल चेंज, बहुत थोड़ा सा चेंज लेकर चलते हैं आप। dx moles of reactants are converted to product in small time dt। देन टाइम आपने बहुत कम लिया है, मीनवाइल आप वीडियो पॉज करके क्लिक करके इसको ले सकते हैं जिससे कि आपको बाद में ध्यान रहे। तो dx moles of reactant are converted to product, then rate of reaction। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा विल बी dx अपॉन dt, बट नेगेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो स्पीड निकाला है एक्चुअल स्पीड है, किसी भी रिएक्शन का एक्चुअल स्पीड है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इसको बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यही स्पीड हम यूज़ करेंगे, एवरेज यूज़ नहीं करेंगे। एवरेज से कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, कैलकुलेशन एग्जैक्ट होती हैं, तो एग्जैक्ट होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड से। अब इसमें एक तो रिएक्शन आ गया कि सपोज़ आपकी रिएक्शंस में सपोज़ ऐसा होता है कि Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2, तो 1 मोल गिव्स 1 मोल। तो यानी इसका जितने टाइम में Hg रिएक्शन करता है 1 मोल, उतना ही 1 मोल क्लोरीन का रिएक्शन करता है और 1 मोल HgCl2 बनता है। तो अगर इस रिएक्शन में आप देखेंगे रिएक्शन की स्पीड तो d Hg अपॉन dt। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप, कंसंट्रेशन। d स्मॉल चेंज कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी एंड d Cl2 अपॉन dt एंड हियर d HgCl2 अपॉन dt, दैट विल द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए रिएक्टेंट के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट का आपका पॉजिटिव होता है। 1 मोल रिएक्ट्स 1 मोल इज फॉर्म, इट मीन्स ये स्पीड आपकी क्या है, इक्वल है, दिस विल बी इक्वल, ये सारी स्पीड बराबर होंगी। यानी Hg के रिएक्शन करने की स्पीड, क्लोरीन के रिएक्शन करने की स्पीड और HgCl2 के बनने की स्पीड दैट विल बी सेम। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मरकरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HgCl2। यानी इसका बनना और इनका डिकम्पोज होना टाइम बराबर लगता है, वो दैट विल बी सेम। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं कई बार कि सपोज मोल्स आर डिफरेंट, अगर मोल्स डिफरेंट हैं मीन्स रिएक्शन होते वक्त ए का 1 मोल है बी का 2 मोल है, तब रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें कि सपोज आप कहें H2 प्लस Cl2 gives 2 HCl, देन रेट ऑफ रिएक्शन H2 के टर्म्स में dH2 अपॉन dt कैसा होगा, नेगेटिव, इसका dCl2 अपॉन dt कैसा होगा, नेगेटिव, एंड हियर इट विल बी dHCl अपॉन dt कैसा होगा, पॉजिटिव। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन बोर्ड, दे यूज I2, उन्होंने I2 यूज़ किया था, मैंने क्लोरीन यूज़ किया है। अब देखिए इसका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 मोल ऑफ HCl, मीन्स जितने टाइम में हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्शन करता है HCl का 2 मोल्स बनता है।
मीन्स HCl के बनने की स्पीड, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज डबल ऑफ H2 एंड Cl2। तो अब ये दोनों तो इक्वल हो सकते हैं, देखिए ये दोनों तो इक्वल हो सकते हैं, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स एंड 1 मोल ऑफ Cl2। सेम टाइम में, टाइम इज सेम, 1 मोल रिएक्ट्स, तो रेट विल बी सेम, बट ये 2 मोल्स आर फॉर्मिंग, यानी ये रेट आपका डबल है इनसे। तो इफ़ यू वांट टू मेक इट इक्वल देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय हाफ, मोल से you divide it and you will get the equation. This type of question has been asked in board. अब सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि सपोज से N2 plus 3H2 gives 2NH3, then rate of reaction for N2 will be माइनस होगा D N2 अपॉन dt, H2 के लिए DH2 अपॉन dt, that will be also negative. नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा कम होता है। प्रोडक्ट के लिए DNH3 अपॉन dt एंड दैट विल बी पॉजिटिव। अब आप इनको इक्वल करना चाहें तो इक्वल करने के लिए इफ़ यू वांट टू मेक देम इक्वल देन देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स इन द सेम टाइम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो इफ़ यू do 1/3 that will be equal, इसको 1/3 करेंगे तब इक्वल आएगा ये, because its rate is triple time. Same way if you want to make it equal you have to make it 1/2, then it will be equal. So this is the way how to balance and how to get rate of reaction. अभी तो आप कहोगे rate of reactions को निकालने के तरीके, यूनिट हो गया। Then we come to factors affecting rate of reaction. These factors are not given as such. As such आपकी बुक में पूरा डिटेल नहीं लिखा गया है, but they have been discussed. कहीं ना कहीं इनका डिस्कशन आता है from beginning to the ending of the chapter. हर जगह कहीं ना कहीं जिक्र आता है, just like first is your concentration. अब किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो कहलाता आपका, पढ़ना है आपको इसके अंदर। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। ये चीज़ आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जस्ट लाइक अगर आप ध्यान करें लॉ ऑफ मास एक्शन, इन केमिकल इक्विलिब्रियम, कि एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, तो आप कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to concentration of A into concentration of B, and when you make it equal that becomes K1 into A into B। ऐसे आप लिखते हैं इसको इन क्लास 11th पे। अब आप कहें कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन that will be directly proportional to concentration of C into concentration of D, और इक्वल करते हैं आप तो उसको कहते हैं K2 C into D। इसी में आप एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं Kp and Kc, and there you read number of moles also, N1A, N2B, M1C, M2D. You want to check and you can check it from 11th class। हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपके लिए मतलब का पॉइंट केवल एक है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कि आप कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम होने पर रिएक्शन की स्पीड कम होगी। क्यों होता है वो रीज़न भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जब आप इक्विलिब्रियम करते हैं तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K1 A into B becomes equal to K2 C into D। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड के बराबर हो जाता है। देन K1 अपॉन K2 आप इसको जोड़ेंगे, K1 अपॉन K2 विल बी C into D upon A into B। This expression you get it, and K1 is constant, K2 is a constant, so K1 upon K2 is called Kc and this is called equilibrium constant। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, you don't need it, but you must remember जो बेसिक्स है
कहाँ से चीज़ निकल कर आ रही है वो आपको मालूम होना चाहिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड द वे, इस तरीके से आप पढ़ते हैं, आपके कंसेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इवन ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कंसेप्ट्स अप्लाई करते हैं। आपको कोचिंग्स में बताए गए शॉर्टकट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। शॉर्टकट अपनाएंगे हमेशा नुकसान में रहेंगे, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इफ़ यू वांट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन देन क्लियर योर कंसेप्ट्स। अब आप इसमें बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो केमिकल रिएक्शन होती कैसे है उसको समझने के लिए आप ये समझें कि H2 + Cl2, सपोज इसी रिएक्शन की हम बात करें, रिएक्शन कब होगा? जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टच में आएंगे, और टच में आएंगे तो कोलाइड करेंगे। विदाउट कोलिजन केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। H2 कोलाइड करेगा Cl2 से, तब रिएक्शन होगा। आप ये समझें कि आपका 1 लीटर का कंपार्टमेंट है, आई एम गिविंग यू 3 केसेस। वॉल्यूम सेम है तीनों का, ऑल 3 कंपार्टमेंट्स, 3 कंटेनर्स हैव सेम वॉल्यूम। अब सपोज आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड यू विल गेट HCl। या A+B है, 1A एंड 1B, दे रिएक्ट टू गिव AB, A + B gives AB। अब सपोज आपके पास या 2 मोल्स ऑफ A एंड 2 मोल्स ऑफ B। देखिए वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स हैव बिकम डबल। नंबर ऑफ मोल बढ़ गया और मोल पर लीटर इज कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल डबल हो गया, लीटर सेम है, इट मीन्स कंसंट्रेशन इज डबल। कंसंट्रेशन डबल हो गया। अब देखिए इसमें कोलिजन के चांसेस, A कैन रिएक्ट विद दिस B, दिस A कैन रिएक्ट विद दिस B, AB, AB, this A can react with this B, this A can react with this B। पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 1 2 3 4, मीन्स डबल करते ही आपका 4 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर सपोज आप इसको कहते हैं कि अब ये ट्रिपल कर दिया, 3A एंड 3B, दिस वन कैन रिएक्ट, दे कैन रिएक्ट, दे कैन रिएक्ट, हियर दे मे रिएक्शन, हियर, हियर एंड हियर। अब देखें आप, नंबर ऑफ चांसेस रिएक्शन के ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। सो ध्यान रखें कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है हमेशा, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड विषय फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आप क्या कहते हैं कि मे बी रिएक्टेंट इज इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ये हमेशा ध्यान रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इन गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड इट इज ग्रेटर देन सॉलिड। हमेशा रिएक्शन गैस में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। स्पीड सबसे कम सॉलिड में आएगी। जैसे आप कहें बात कि आप कोल बर्न करें, कोयला है, लिक्विड पेट्रोल बर्न करें और LPG है, गैस, विच वन इज फास्टर? सबसे फास्ट कौन बर्न करेगा? गैस। उससे कम पेट्रोल, उससे कम कोल। तो ये फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है। अगर सेम सब्सटेंस हो आपका, सपोज आप कोल ही ले लें, कोल को लेकर के आप इसको बिल्कुल लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर पाएँ और उसकी फिर गैस बना पाएँ, तो जब गैस फेज़ में बर्न करेगा तो सबसे फास्ट बर्न करेगा। सेम चीज़ है कि आपका ये कोल है, ये पेट्रोल है, LPG है, तो LPG विल बर्न फास्टर। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर द मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड, इनके बीच में देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव। जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दे आर टाइटली बाउंड, बिल्कुल ऐसे टाइटली बाउंड होते हैं कि दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। अब इसको रिएक्शन करना है मान लीजिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो ये तो मूव करेगा नहीं, इट विल नॉट मूव। जब मूव नहीं करेगा तो कोलिजन नहीं होगा, रिएक्शन करने के लिए कहीं नहीं जा सकता है। लिक्विड में आप कहते हैं कि द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे कैन मूव बट विद इन द बाउंड्री। ये मूव तो कर सकते हैं बट विद इन द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर। तो यहाँ पर मूवमेंट इससे ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है
तो उनके कोलिजन भी ज़्यादा होंगे, टक्कर भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा टक्कर होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन के चांसेस होंगे। और गैस में द मॉलिक्यूल्स आर टोटली फ्री टू मूव एनीवेयर, पूरे स्पेस में कहीं कहीं भी जा सकता है और पूरे रास्ते में एनीवेयर इट कैन कोलाइड विद एनी अदर मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितना मॉलिक्यूल्स टच में आएंगे, उतनी केमिकल रिएक्शन होगी। दैट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट। थर्ड बात करते हैं हम साइज ऑफ पार्टिकल्स की। अब साइज ऑफ पार्टिकल का भी फ़र्क पड़ता है कि सपोज़ आपके पास कोल है और आप इसको बर्न करना चाह रहे हैं, या जैसे आप वुड है, वुड का लॉग है आपके पास एक, दिस थिंग यू कैन सी इन होली ऑल्सो। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा लकड़ी का पीस आपने डाल दिया है और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक चलता रहता है। आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर दें, ये थोड़ा जल्दी जल जाता है। एंड इफ़ यू हैव वुड शेविंग्स, जो इसकी छीलन होती है, जैसे आप देखते हैं कारपेंटर के बाद उसको रब करके वुड शेविंग्स छोटे छोटे पार्टिकल बना देते हैं, तो वो बहुत फास्ट जल जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसका बेसिक रीज़न ये है कि एज द साइज़ डिक्रीजेज, जैसे साइज़ डिक्रीज करता है वैसे वैसे मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज फॉर केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम कहें कि सपोज़ आपके पास एक लॉग ऑफ वुड था या कार्बन का पीस है, एंड हियर कार्बन एटम्स आर जॉइंड विद ईच अदर। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी इज 4। सो 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 4 कार्बन एटम्स दिस वे। अब आप इसमें देखें कि दीज कार्बन एटम्स एट द सरफेस, जो सरफेस पर है, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। जिनकी वैलेंसी सेटिस्फाई है वो तो रिएक्शन कर ही नहीं सकते किसी के साथ। सपोज आप इसको बर्न करना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन आकर इसके साथ रिएक्शन करे, तो किन के साथ रिएक्शन करेगा? ओनली विद द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स एट द सरफेस। जो एटम सरफेस पर हैं उनके साथ रिएक्शन करेगा, अंदर वालों के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अब आप इसको क्या करें कि सपोज आप इसको ऐसे डिवाइड कर दें, देन दीज वैलेंसी दे बिकम फ्री। अब इनके साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अब वैलेंसी इस कार्बन की ये फ्री होगी, ये फ्री होगी, ये फ्री होगी। इसकी कितनी फ्री होगी? 2। इसकी 2। अब आप इसको फर्दर डिवाइड कर दें, जितना आप छोटा कर रहे हैं। अब ईच एंड एवरी कार्बन, ऑल कार्बन ऑफ देयर ऑल वैलेंसीज आर ओपन, सारी वैकेंसीज फ्री हो गई। हर कार्बन एटम, ईच एंड एवरी कार्बन एटम हैज़ बिकम फ्री फॉर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक एक कार्बन एटम फ्री हो गया केमिकल रिएक्शन के लिए। अब केमिकल रिएक्शन के लिए फ्री होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल कम करने पर सरफेस एरिया, आपका सरफेस एरिया बढ़ता है। देखिए इनिशियली ओनली दीज वैलेंसीज वो फ्री, अब आपकी सारी वैलेंसी फ्री है, हर कार्बन का अपना इंडिविजुअल एरिया है। तो आप कह सकते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ज़्यादा होगा, रिएक्शन स्पीड कम होगी, साइज कम होगा, रिएक्शन स्पीड ज़्यादा होगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की चीज़ें छोटी छोटी। ये जैसे कि अगर इस चीज़ को आप रिलेट करें, अगर आपने कभी स्टडी किया हो, इफ़ यू गो टू थर्मल पावर प्लांट, जहाँ थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कोयले के बड़े बड़े पीसेस आते हैं, बट दे आर क्रश्ड टू गिव फाइन पाउडर। पहले उसका पाउडर बनाते हैं तब बर्न करते हैं। बर्निंग करते वक्त बड़े पीसेस कार्बन के यूज़ नहीं करते हैं, कोल के बड़े बड़े पीसेस को यूज़ नहीं करते हैं। कोल को बारीक पाउडर करके तब बर्न करते हैं। क्यों? बिकॉज इन पाउडर फॉर्म इट बर्न्स फास्टर, वो ज़्यादा फास्ट जलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। नॉर्मली जो रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हैं दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वट एवर रिएक्शंस वी स्टडी इन केमिस्ट्री इन लेबोरेटरी, नॉर्मली क्या होता है वो रिएक्शंस आप कराते हैं हीट करके। एवरीवेयर हीट इज़ रिक्वायर्ड, दे आर नॉर्मली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जैसे ली चैटलीज प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं कि इफ़ देयर इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर पर होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर पर होती है। ध्यान रखें इसको कि लो टेम्परेचर फेवर्स exothermic reaction and high temperature, I am telling in short, हमने इसकी समरी आपको बता दी, अदरवाइज पूरा लीचर टेस्ट प्रिंसिपल क्लास 11th का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब करके होती है, तो हमेशा हाई टेम्परेचर पर होती है। और नॉर्मली जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो नॉर्मली एंडोथर्मिक ही होती हैं। जो रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर या लैब के अंदर, मोस्ट ऑफ देम दे आर एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक हमेशा कब होगी? हाई टेम्परेचर। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डबल्स और ट्रिपल्स, नॉर्मली या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, कब? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेट कांस्टेंट का अगर आप रेशो निकालेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लेते हैं दैट इज़ 25, आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, आपने रेट कांस्टेंट निकाला, आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया और रेट कांस्टेंट निकाला, तो दिस रेशो विल बी इन बिटवीन 2 to 3। और ये जो रेशो होता है इसी को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोशिएंट, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट वर्ड भी यूज़ होता है। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों होता है? बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जब आप हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी मीन्स मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो उनके बीच का कोलिजन फास्ट होगा। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी जल्दी कोलाइड करेंगे, उतना जल्दी केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आता है बात आपका प्रेशर का। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो होता है वॉल्यूम पर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ता है। बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। मीन्स सपोज ये है सॉलिड है या लिक्विड स्टेट में है, उस पर इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि सॉलिड्स और लिक्विड में वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। आप कितना भी प्रेशर चेंज करें, सॉलिड का वॉल्यूम उतना ही रहता है। आप कोई भी सॉलिड्स ऑब्जेक्ट लें एंड यू ट्राई टू कंप्रेस, आप उसका वॉल्यूम कम नहीं कर पाएंगे, आप वॉल्यूम बढ़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसे लिक्विड में है, यू कैन नॉट कंप्रेस अ लिक्विड, लिक्विड को आप वॉल्यूम कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं। बट इफेक्ट आता है कहाँ पर? गैस में। गैस में आप पढ़ते हैं कि आपके पास गैस है, आपने एक सिलेंडर में भरा, पिस्टन से प्रेशर लगाया एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। दिस थिंग यू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। इसके ऊपर वर्क डन पढ़ते हैं क्लास 11th में। वर्क W माइनस पी डेल्टा वी करके आपको पढ़ाया जाता है। ये सेम डायग्राम है वहाँ पर कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो केवल गैसी स्टेट में द रिएक्टेंट रिएक्शंस इन गैसेस फेज दे आर इफेक्टेड। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शंस इन gaseous phase is affected by pressure, by change in pressure। प्रेशर में चेंज करके केवल आप उन रिएक्शंस की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं जो गैसियस फेज में होंगी। इसमें भी देखिए, गैसियस फेज में भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इफ़ देयर इज रिएक्शन कि N2 + 3H2 gives 2NH3, 1 mole and 3 mole give 2 mole, मीन्स टोटल कितना हो गया? 4 mole। मीन्स सपोज यू हैव 1 liter and 3 liters, it will give
2 लीटर्स, मीन्स वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। तो इन दिस केस हाई प्रेशर विल इंक्रीज द स्पीड, हाई प्रेशर से रिएक्शन स्पीड बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है। तो हाई प्रेशर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि इस केस में वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो होगा, अगर आपने इसको वॉल्यूम कम, आपने प्रेशर कम किया तो प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो बढ़ने वाला किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कि सपोज आपका रिएक्शन हो 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। इस केस में 2 मोल्स आर गिविंग 4 मोल 1 and 3, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसकी स्पीड आपको बढ़ानी है तो प्रेशर आपको कम करना पड़ेगा। इन दिस रिएक्शन लो प्रेशर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, लो प्रेशर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस। यानी कि प्रेशर का इफ़ेक्ट आपको तब देख पाएंगे जब आप उस पर देखेंगे चेंज इन वॉल्यूम। अगर रिएक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाने पर होगी, और अगर वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो प्रेशर कम करने पर होगी। तो प्रेशर का इफ़ेक्ट आपका आएगा कब, जब केवल गैसियस फेज़ होगी, और गैसियस फेज़ में भी जब रिएक्शन में वॉल्यूम का चेंज होता हो। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो वहाँ भी प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि सपोज इसे आप कहें एक रिएक्शन, अभी हम पढ़ रहे थे कि H2 + I2 gives 2HI। सपोज 1 मोल एंड 2 मोल, ये भी गैस हो, ये भी गैस है, एंड दिस इज ऑल्सो गैस, गैस फेज में है। 1 मोल gives 2 मोल, 2 मोल give 1 and 1, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर कम करें, ज़्यादा करें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। एक ये फैक्टर हुआ। नेक्स्ट फैक्टर वी से इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन का इफेक्ट सब जगह नहीं आता है, ओनली सर्टेन रिएक्शंस विच आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शंस are affected by change in intensity of light। जैसे अभी एक रिएक्शन हमने किया था कि CH4 + Cl2 gives CH3Cl + FCl। This reaction takes place in diffused sunlight। डिफ्यूज सनलाइट मीन जैसे आपका मॉर्निंग सनलाइट होता है हल्का सा, और अगर आप इसको आफ्टरनून सनलाइट में कर देंगे रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोसिव भी हो जाता है कई बार। सो ऐसी रिएक्शंस, ओनली सर्टेन रिएक्शंस विच आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, उन्हीं पर इफेक्ट आता है लाइट का। नॉर्मल रिएक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। लैब के अंदर आप चाहे लाइट की प्रेजेंस में कराएं चाहे आप डार्क में कराएं। नेक्स्ट आता है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप पढ़ते आ रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें देखिए, आप लोगों को जब पढ़ाया जाता है तो नॉर्मली बात करते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। आपको केवल ये लिखवा दिया जाता है कि कैटलिस्ट क्या आता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट दोनों टाइप के होते हैं। सर्टेन कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, सर्टेन कैटलिस्ट डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करेगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which can alter means change the speed of reaction। और इसमें सबसे खास बात एक और होती है जो यहां लिखा जाता है कंडीशन, विदाउट टेकिंग पार्ट इनटू इट।
मीन्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है मीन्स जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हियर कहते हैं हम कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जस्ट लाइक आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन in place of nickel, platinum, palladium, it gives CH3 single bond CH3 and so many other reactions। बहुत सारी आपने पढ़ी हैं। अभी कैटलिस्ट का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। तो हल्का सा हमने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन की स्पीड को कम करता है। जैसे आप कहें कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उस पर फिर दोबारा रिएक्शन करा दें हम हाइड्रोजन की, तो इट गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, सेम रिएक्शन। इफ़ यू यूज़ अ कैटलिस्ट, सपोज आपने यूज़ किया निकल प्लेटिनम, तो रिएक्शन पहले एल्कीन बनेगा देन एल्केन, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू एल्कीन डबल बॉन्ड देन इज कन्वर्टेड टू एल्केन सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर आपको रिएक्शन सपोज यहीं पर रोकना है, मीन्स एट फर्स्ट स्टेज आपको रिएक्शन यहाँ तक नहीं ले जाना है, देन आप क्या कहेंगे, पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट पॉइजन्ड विथ सल्फर। ये आपने यूज़ किया पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट इन प्लेस ऑफ सल्फर। इसके लिए एक वर्ड आता है दैट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। एंड इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट मीन्स रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। रिएक्शन आपका स्टार्ट होना था एल्काइन से, जाना था एल्केन तक, ये यहीं रोक देता है आपको एल्कीन पर। इट डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट मीन्स अ सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इफ इट इंक्रीजेज पॉजिटिव कैटलिस्ट, डिक्रीजेज नेगेटिव कैटलिस्ट। इस तरीके से आपके फैक्टर्स हैं। अभी ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थोड़ा सा हमने आपको बेसिक्स एक्सप्लेन किया जिससे कि चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बने। काफ़ी कुछ हमने रिलेट करके आपको बताया क्लास 11 से, जिससे आपको इसको समझने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिले। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन NCERT। NCERT में सभी चीज़ें दी गई हैं, बट दे हैव रिटन इन शॉर्ट। बहुत शॉर्ट में समरी दिया गया है, बट ईच एंड एवरी वर्ड अगर आप उसको इलेबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो टोटल आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, देन like this video, share this video and subscribe the video. Thank you. God bless you today.